नमस्कार। चलिए आज जरा भारत सरकार के पावर सेंटर को डिकोड किया जाए। हम उन संवैधानिक नियमों को समझेंगे जो देश के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री और उनकी टीम मंत्रिपरिषद को बनाते और चलाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो समझिए हमारे लोकतंत्र का ऑपरेटिंग मैनुअल है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश चलाता कौन है? क्या वो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री या कोई और? इसका जवाब सीधा हमारे संविधान में ही है और आज हम उसी जवाब को ढूंढ निकालेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक टीम से, नाम है मंत्रिपरिषद। ये वो सलाहकारों की टीम है जिसे संविधान ने खास तौर पर राष्ट्रपति की मदद के लिए ही बनाया है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। संविधान का आर्टिकल 74 बिल्कुल साफ साफ कहता है, राष्ट्रपति की मदद और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके लीडर प्रधानमंत्री होंगे। और एक बात पर गौर कीजिएगा, ये कोई ऑप्शनल सलाह नहीं है कि मन किया तो मानी नहीं तो नहीं मानी। नहीं, ये एक संवैधानिक जरूरत है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। राष्ट्रपति के पास एक छोटी सी पावर है, वो सिर्फ एक बार उस सलाह को वापस भेज सकते हैं कि भाई इस पर फिर से सोचिए। लेकिन अगर मंत्रिमंडल ने वही सलाह दोबारा भेज दी तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। बात खत्म। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस सलाह को देश की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यहीं से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली एग्जीक्यूटिव पावर असल में किसके पास है। तो ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद को हम सरकार का इंजन मान लें तो प्रधानमंत्री वो हैं उस इंजन के चीफ इंजीनियर। सारी की सारी मशीनरी इन्हीं के इशारे पर चलती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये चीफ इंजीनियर आखिर बनता कैसे है? अब देखिए, नियम सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी चुन ले। वो उसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं जिसे लोकसभा में, मतलब कि जनता के चुने हुए हाउस में मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल हो। और बस यहीं से शुरू होता है असली लोकतंत्र का खेल। ओके, तो टीम का कैप्टन तो चुन लिया गया। अब बात आती है बाकी टीम की, मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद। ये कैसे बनती है? चलिए इस टीम सिलेक्शन के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। और यहीं पर प्रधानमंत्री की असली ताकत सामने आती है। प्रधानमंत्री अपनी टीम खुद चुनते हैं। वो राष्ट्रपति को एक लिस्ट देते हैं कि इन इन लोगों को मंत्री बनाना है और राष्ट्रपति उसी सलाह पर मुहर लगा देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये फैसला पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का होता है। तो चलिए पूरे प्रोसेस को एक बार फटाफट से समराइज करते हैं। पहले राष्ट्रपति ने लोकसभा में मेजॉरिटी वाले लीडर को प्रधानमंत्री बनाया। फिर प्रधानमंत्री ने अपनी टीम चुनी, राष्ट्रपति ने उस टीम को अपॉइंट किया और आखिर में सभी मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। देखिए कितना सीधा और सेट प्रोसेस है। अच्छा, मंत्री बनना एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। हमारे संविधान ने इस शक्ति पर कुछ बहुत जरूरी नियम और लिमिट्स लगाई हैं। तो चलिए इस रूल बुक पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। 15%। जी हां, सिर्फ ये एक नंबर सरकार कितनी बड़ी हो सकती है इस पर एक बहुत बड़ी लगाम लगाता है। तो क्या है ये 15% का राज? इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की टोटल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यह नियम लाया क्यों गया? ताकि राजनीतिक मजबूरियों के चलते बहुत बड़ी बड़ी, जिसे कहते हैं जंबो कैबिनेट, ना बने और सरकारी खजाने पर फालतू का बोझ ना पड़े। और अब आता है दूसरा सबसे बड़ा नियम। हर मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना, मतलब सांसद होना जरूरी ही जरूरी है, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से, फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन भी जाता है जो उस वक्त सांसद नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा, चाहे चुनाव जीत कर आए या नॉमिनेट होकर। और अगर नहीं बन पाया तो मंत्री पद गया। चलिए अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जिसे हमारी पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम की आत्मा कहा जाता है, और वो है सामूहिक जिम्मेदारी। आप कह सकते हैं कि यही वो गोंद है जो सरकार को एक साथ चिपका कर रखता है और उसे जनता के लिए जवाबदेह बनाता है। ये जो कहावत है ना, पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, ये इस सिद्धांत का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का कोई भी फैसला हर एक मंत्री का फैसला माना जाता है।
कोई भी मंत्री ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि अरे ये तो दूसरे मंत्रालय का काम था, मुझे क्या पता। नहीं, टीम एक है तो जीत भी सबकी और हार भी सबकी। अगर हम संविधान की भाषा में बात करें तो इसका मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। और लोकसभा कौन है? लोकसभा को तो सीधे जनता चुनती है, तो एक तरह से ये जवाबदेही सीधे सीधे भारत की जनता के प्रति है। तो ठीक है, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, मतलब ये साबित हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक मंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। नहीं, पूरी की पूरी सरकार को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र का अल्टीमेट सेफ्टी वॉल्व है। तो हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सामूहिक जिम्मेदारी के एक ही धागे से बुना गया है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना जरूरी है, क्या असल राजनीति की उठापटक में ये सिद्धांत हमेशा उतना ही मजबूत रहता है जितना ये संविधान की किताबों में नजर आता है? इस पर सोचिएगा जरूर।